कहानी की शुरुआत में दो गरीब लड़कों को दिखाया जाता है जो कूड़ा इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक कूड़े के बीच से उन्हें एक शीशे का कैप्सूल मिला। उन्हें लगा ये जरूर महंगा होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे तोड़कर अंदर का मेटल कोर निकाल लिया। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये घातक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अनजान होकर वे उसे एवेनिल्डो नाम के एक कबाड़ी के पास ले गए। थोड़ी बहस के बाद एवेनिल्डो उन्हें कुछ पैसे देकर वह कैप्सूल खरीद लेता है। उसी रात एवेनिल्डो ने अपने मजदूरों को उस भारी कैप्सूल को काटने का आदेश दिया। काफी मशक्कत के बाद जैसे ही रात के घने अंधेरे में वह कैप्सूल खुला, उसके अंदर से एक बेहद रहस्यमयी और चमकती हुई नीली रोशनी निकलने लगी। वह उस मौत के सामान को बड़े प्यार से अपने घर ले आया। ठीक 10 दिन बीत चुके थे। उस नीले पत्थर ने खामोशी से अपना काम शुरू कर दिया था। एवेनिल्डो की पत्नी एंटोनिया को अचानक भयानक खून की उल्टियां होने लगी। उसके बाल गुच्छों में झड़ने लगे और शरीर पर दर्दनाक छाले पड़ गए। एवेनिल्डो ने इसे मामूली बीमारी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एंटोनिया को अंदर ही अंदर यकीन हो चुका था कि यह सब उस नीले चमकते हुए पत्थर की वजह से हो रहा है। जब एवेनिल्डो काम से बाहर गया तो एंटोनिया ने घबराकर तुरंत अपने एक परिचित राइमुंडो को बुलाया। उन्होंने उस नीले पत्थर को एक बोरी में डाला और दोनों एक खचाखच भरी पब्लिक बस में सवार हो गए। वे सीधे स्वास्थ्य विभाग सैनिटरी विजिलेंस के ऑफिस पहुंचे। डायरेक्टर जानू ने उन्हें देखा तो एंटोनिया ने कांपते हुए कहा कि यह चीज शापित है और सबको बीमार कर रही है। जानू ने उसकी बातों को बकवास समझा और लगा कि यह कोई आम फूड पॉइजनिंग का मामला है। लेकिन तभी एंटोनिया का सिर चकराया और उसने जानू के सामने ही खून की उल्टी कर दी। यह देखकर जानू घबरा गया। उसने तुरंत एंटोनिया को अस्पताल जाने को कहा और उस खतरनाक बोरी को अपने ही ऑफिस की एक कुर्सी पर रखवा लिया। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात मार्सियो नाम के एक नौजवान और होनहार न्यूक्लियर वैज्ञानिक से होती है जो अपने पिता से मिलने आया था। तभी अस्पताल से उसके दोस्त डॉक्टर रिकार्डो का फोन आता है। रिकार्डो उसे डॉक्टर ब्रेन कहकर बुलाता है और बेहद घबराई हुई आवाज में बताता है कि उनके पास ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनकी त्वचा जल रही है, बाल उड़ रहे हैं और उल्टियां रुक नहीं रही हैं। रिकार्डो को शक था कि यह रेडिएशन का मामला है। पहले तो मार्सियो को यकीन नहीं हुआ क्योंकि शहर के बीचों बीच इतना भारी रेडिएशन होना नामुमकिन था। लेकिन जब रिकार्डो ने उसे स्वास्थ्य विभाग में रखी उस रहस्यमयी बोरी के बारे में बताया तो मार्सियो के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत एक रेडिएशन नापने वाली मशीन ली और जानू के साथ ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वे स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग के पास पहुंचे, मशीन जोर जोर से अलार्म देने लगी। सुई पागलों की तरह भाग रही थी। मार्सियो को लगा कि उसकी मशीन ही खराब हो गई है। तभी उसने देखा कि सेक्रेटरी क्रिस ने फायर ब्रिगेड वालों को बुला लिया था और वे उस बोरी को उठाकर सीधा नदी में फेंकने जा रहे थे। मार्सियो गाड़ी से कूदा और भागते हुए चिल्लाया कि रुक जाओ, ये कोई आम चीज नहीं बल्कि हाई लेवल का रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अगर ये नदी में गया तो पूरा शहर पानी पीकर तड़प तड़प कर मर जाएगा। बिना एक पल गवाए खतरे का अलार्म बजाया गया और पूरी बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। इसके बाद मार्सियो और जानू भागते हुए उस जगह की तलाश में निकले जहां से यह शुरू हुआ था। वे एवेनिल्डो के कबाड़ खाने पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। वहां मौजूद मजदूर बुरी तरह झुलस चुके थे। उनकी त्वचा छिल रही थी। जब एवेनिल्डो से पूछताछ की गई तो वह भड़क गया, लेकिन एक तड़पते हुए मजदूर ने बता दिया कि यह कैप्सूल उस पुरानी क्लिनिक से आया था। मार्सियो जब उस क्लिनिक पहुंचा तो वहां मशीन ने कोई रेडिएशन नहीं दिखाया। इसका सीधा मतलब था कि कैप्सूल वहां नहीं बल्कि कबाड़ खाने में काटा गया था और अब जहर हवा में घुल चुका था। मार्सियो ने तुरंत स्वास्थ्य सचिव एमरसन को फोन किया और पूरा इलाका खाली करने को कहा, लेकिन एमरसन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तब हारकर मार्सियो ने सीधे नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के डायरेक्टर बेनी ऑरेनस्टीन को फोन लगाया। बेनी ने पुरानी फाइलें खंगाली और जो सच सामने आया उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उस क्लिनिक में सीजियम 137 नाम का एक बेहद खतरनाक और जानलेवा पाउडर रखा हुआ था जिसकी जानकारी किसी रिकॉर्ड में नहीं थी। यह कोई ठोस धातु नहीं थी बल्कि एक बारीक पाउडर था जो हवा, पानी और इंसानों के छूने से आग की तरह फैल सकता था। खतरा इतना बड़ा था कि मार्सियो ने सीधे गवर्नर को चेतावनी दी कि अगर तुरंत लोगों को आइसोलेट नहीं किया गया तो शहर श्मशान बन जाएगा। गवर्नर ने आनन फानन में एक बड़ा स्टेडियम खाली करवाया। इसके बाद मार्सियो भारी पुलिस फोर्स के साथ एवेनिल्डो के घर उसे निकालने पहुंचा। एमरसन ने बताया कि घर का कोना कोना दूषित है। एवेनिल्डो ने घर छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन जब मार्सियो ने उसे बताया कि वह नीला पाउडर कोई खजाना नहीं बल्कि मौत की पुड़िया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी घर में एवेनिल्डो का भाई जो और उसकी छोटी भतीजी सेलेस्टे भी मौजूद थी, जिसके चेहरे पर रेडिएशन के खौफनाक निशान दिखने लगे थे। मजबूरी में सभी को एक बस में भरकर स्टेडियम ले जाया गया। उधर बेनी तुरंत स्पेशल फ्लाइट से गोयानिया पहुंच गया। वह सीधा स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस गया जहां वह कैप्सूल रखा था। उसने अपना गाइगर काउंटर निकाला और जैसे ही मशीन कैप्सूल के पास गई उसकी सुई अपनी आखिरी हद पार कर गई। रेडिएशन इतना भयंकर था कि कोई इंसान उसके पास भी नहीं फटक सकता था। बेनी ने तुरंत सीमेंट मिक्सर ट्रक मंगवा
मंगवाया और उस कैप्सूल के ऊपर एक विशाल कंक्रीट का ट्यूब बनवाकर उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन तभी मार्सियो ने बेनी को एक ऐसा सच बताया जिसने सबकी धड़कनें रोक दी। मार्सियो ने बताया कि सीजियम सिर्फ कैप्सूल में नहीं था, बल्कि उसे पाउडर के रूप में कई लोगों ने छुआ है और वह पूरे शहर में फैल चुका है। यह सुनते ही बेनी ने तुरंत मार्सियो का रेडिएशन चेक किया। किस्मत से मार्सियो का शरीर सुरक्षित था, लेकिन उसके जूते रेडियो एक्टिव हो चुके थे। बेनी ने उसे तुरंत जूते फेंकने को कहा। रात को जब मार्सियो घर पहुंचा तो वह डर के मारे सिर्फ अंडरवियर में अंदर गया। वह अपने पिता और प्रेग्नेंट बियांका को इस मौत के साए से दूर रखना चाहता था, इसलिए वह उनसे कई फीट दूर ही खड़ा रहा। अगले दिन बेनी ने टीवी पर आकर पूरे देश को इस खौफनाक सच से वाकिफ कराया। उसने चेतावनी दी कि जो कोई भी उस नीले पत्थर के संपर्क में आया है वह तुरंत स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में अफरा तफरी का माहौल था। तभी पर्यावरण विशेषज्ञ पाउला टीम में शामिल हुई। जांच के दौरान मार्सियो को एक ऐसी बात पता चली जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एंटोनिया उस मौत के कैप्सूल को एक आम पब्लिक बस में लेकर आई थी। मार्सियो समझ गया कि वह बस पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों में सीजियम बांट रही है। उसने 6 क्रिटिकल पॉइंट बनाए। कार्लिनहोस का घर, कबाड़ खाना, एवेनिल्डो का घर, जो का घर और नीना का घर। लेकिन सबसे बड़ा खतरा वह बस थी। पाउला ने तुरंत सारी बसें रोकने को कहा, लेकिन गवर्नर ने लोगों में दहशत फैलने के डर से ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उधर मार्सियो अपनी जान की परवाह किए बिना भागता हुआ अस्पताल पहुंचा और तड़पती हुई एंटोनिया से उस बस का नंबर पूछने लगा। एंटोनिया ने हांफते हुए बताया कि वह बस नंबर 008 या 009 थी। स्टेडियम में चेकिंग के दौरान इंसानी बेबसी का सबसे दर्दनाक मंजर सामने आया। एवेनिल्डो के भाई जो ने उस नीले पाउडर को अपने घर ले जाकर अपनी छोटी सी बच्ची सेलेस्टे को यह कहकर दे दिया था कि ये आसमान से टूटे हुए तारे हैं। उस मासूम बच्ची ने उस नीले चमकते जहर से खेला, उसे अपने शरीर पर मला और बिना हाथ धोए खाना खा लिया। उसने सीजियम को सीधा अपने पेट में उतार लिया था। जब चेक किया गया तो बच्ची का शरीर भयंकर रूप से रेडियो एक्टिव था, लेकिन उसकी माँ कैटरीना बिल्कुल सुरक्षित थी। सुरक्षा नियमों के कारण उस माँ को उसकी चीखती हुई बच्ची से अलग कर दिया गया, जो खुद दूषित था। इसीलिए उसने बच्ची की जिम्मेदारी ली। अस्पताल में मौत का तांडव शुरू हो चुका था। हालात इतने खौफनाक थे कि शहर के अस्पताल के डॉक्टर और नर्सें अपनी जान के डर से हड़ताल पर चले गए थे। कार्लिनहोस का हाथ बुरी तरह सड़ चुका था और वह दर्द से चीख रहा था। तब डॉक्टर एडुआर्डो, विक्टर एंड फिजिसिस्ट विलियम अपनी जान पर खेलकर वहां पहुंचे। उसने तुरंत डॉक्टरों के लिए एक्सपोजर की लिमिट तय की और उन्हें डोसीमीटर पहनाकर मरीजों के पास भेजा। दूसरी तरफ पाउला और बेनी शहर की खाक छान रहे थे। वे एवेनिल्डो के घर पहुंचे, जो एक हॉटस्पॉट बन चुका था। एवेनिल्डो ने वह जहर 10 दिन तक अपने घर में सजा कर रखा था। उसे मेज पर फैलाकर दोस्तों को दिखाया था। सबने उस नीले अजूबे को छुआ था। सबसे बड़ी तबाही तब हुई जब कैटरीना ने अनजाने में उस पाउडर को धोकर सीवर में बहा दिया था। पाउला और बेनी को जब यह पता चला तो उनके पसीने छूट गए, क्योंकि सीवर का पानी नदी में मिलता था। उन्होंने तुरंत पूरा इलाका खाली करवा दिया और सड़क को ब्लॉक कर दिया। उधर मार्सियो ने पागलों की तरह ढूंढकर आखिरकार उस शापित बस को खोज निकाला। बस यात्रियों से भरी थी। मार्सियो ने बस रुकवाई और लोगों को खौफनाक सच बताया। पहले तो लोग घबरा गए, लेकिन फिर उसने सबको सीधा स्टेडियम भेज दिया। अब पुलिस चीफ मार्लिन ने इस तबाही के जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए जांच शुरू की। जब जमीन के मालिक ग्लोबस और अस्पताल प्रशासन से पूछताछ हुई तो दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। आपस की लड़ाई, लालच और कोर्ट कचहरी के चक्कर में उन्होंने एक न्यूक्लियर बम को खुले आसमान के नीचे भगवान भरोसे छोड़ दिया था। उधर बेबस कैटरीना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन उसके पास ना घर था ना पैसे। एक दयालु नर्स ने उसे कपड़े और कुछ पैसे दिए ताकि वह अपनी जान बचा सके। मार्सियो और पाउला को नदी का पानी तो साफ मिल गया, लेकिन तभी उनके पास से एक कबाड़ का ट्रक गुजरा और उनकी मशीनें जोर जोर से बजने लगी। उन्होंने ट्रक का पीछा किया तो एक और डरावना सच सामने आया। कार्लिनहोस और लुसियो ने उस रेडियो एक्टिव कबाड़ के साथ साथ कागज भी इकट्ठा किए थे और वह दूषित कागज रिसाइकिल होने के लिए साओ पाउलो की फैक्ट्री में भेजा जा चुका था। उधर मार्सियो को एवेनिल्डो के घर में एक रेडियो एक्टिव कुत्ते ने काट लिया, जिसकी वजह से उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे थे और आखिरकार वो मनहूस घड़ी आ ही गई जिससे सब डर रहे थे। छोटी मासूम सेलेस्टे और एंटोनिया के शरीर ने रेडिएशन के आगे घुटने टेक दिए। दोनों को भयानक कार्डियक अरेस्ट आया और तड़प तड़प कर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जब इन मृतकों को दफनाने की बारी आई तो उनके ताबूतों को मोटी परतों से पैक किया गया, लेकिन शहर के लोग इतने खौफजदा थे कि उन्होंने कब्रिस्तान में भारी पथराव और हंगामा कर दिया। उन्हें डर था कि इन लाशों को जमीन में गाड़ने से मिट्टी और पानी में भी रेडिएशन फैल जाएगा। पुलिस को भारी बल प्रयोग करके उन्हें दफनाना पड़ा। कुछ समय बाद मार्सियो को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसने अपनी काबिलियत से गवर्नर की मदद की और रेडियो एक्टिव कचरे को दफनाने के लिए एक सही जगह का इंतजाम कर लिया। अंत में बेनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर दुनिया के सामने अपनी और सरकार की गलती मानी। मार्सियो और बियांका फिर से एक हो गए। एवेनिल्डो और उसका बचा हुआ परिवार रेडिएशन से मुक्त तो हो गया, लेकिन अब उनके पास ना अपना घर था और ना ही जिंदगी की कोई उम्मीद। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें यह दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी कैसी लगी।